हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सोनी आईपी और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एनडीए के एग्जाम की 2021, एयरफोर्स के एग्जाम की, नेवी के एग्जाम की, सीडीएस के एग्जाम की, तो ये वीडियोस उनके बहुत काम आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट वीडियो समझ लीजिए इसको। इसमें आज हम कुछ बचे हुए कंसेप्ट को देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस काफ़ी सारे ट्राई करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ अलग से भी क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए। जिन्होंने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो बेटा आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला कंसेप्ट है कि कंडक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वन बाय वन लिखते हैं कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी को। नंबर वन प्रॉपर्टी की बात करें, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपके पास किसी भी शेप का कंडक्टर हो तो अगर आपने उसको कुछ चार्ज दिया है वो सारा सरफेस पे चला जाएगा। एज अ रिजल्ट अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आपने इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या कोई अंदर चार्ज होगा? नहीं। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसको कुछ भी चार्ज दे दो, वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? सरफेस चला जाता है। कहाँ? ऑल चार्ज given to a conductor goes to surface, सारा बेटा सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। चार्ज जो अंदर होगा उसके वो कितना होगा? जीरो होगा। ये भी आपने याद रखना है कि जैसे यही सरफेस है, इसको आप अगर चार्ज देते हो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, तो अंदर इनसाइड आपको चार्ज नहीं मिलेगा। और ध्यान देना ये प्रॉपर्टी सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि कंडक्टर के केस में ही तो चार्ज सरफेस पे जाएगा कि वो मूव कर सकता हो सिचुएशन में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अगर प्लस का चार्ज है तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, माइनस का है तो अंदर की तरफ होगा। जैसे ये कोई भी सरफेस है, यहाँ पर कुछ प्लस का चार्ज मैंने इस तरह से दिखा दिया और इस साइड में कुछ माइनस का चार्ज है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे ये प्लस का है तो इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और अगर ये माइनस का है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। मीन टू से एंगल इसका सरफेस पे 90 डिग्री का ही होगा। आपने इसको याद रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 4, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी, मान लीजिए ये पर्टिकुलर सरफेस कंसीडर करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। कितना चार्ज है पर्टिकुलर एरिया में, इससे लिखा जाता है। तो ये सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है। अब इसका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखें, इसी से ध्यान देना कि अगर ए और आप ई को कंपेयर करो तो फर्स्ट फॉर्मूले में देखा कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यानी अगर कहीं पर आप एरिया कम कर दो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर कहीं पर एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। अब इसमें जो ये ऊपर वाला रिजल्ट है इसका बहुत यूज़ है। एरिया को कम कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट यूज होता है बेटा एक फिनोमिना के अंदर जिसको कि कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिजीज नहीं, कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है, या इसको एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट कहा जाता है। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, ठीक है। ये इस कंसेप्ट का जो मेन जो प्रॉपर्टी हो यही है कि एरिया कम कर दोगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे यूज़ क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। मैंने क्या किया, एक इस तरह से एक कंडक्टर बना दिया। अब देखिए जरा, मैंने कोम्ब के जैसा एक कंडक्टर बनाया। इससे होगा क्या, अगर इसके पास कोई भी चार्ज है, लेट अस सपोज इस पे माइनस का चार्ज, कैसा चार्ज है? इस पे माइनस का चार्ज है। आपने क्या किया, इस कंडक्टर को यहाँ से ऐसे इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हो। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज सारा चला जाएगा इस पे। अब आप जरा ध्यान दें कि यहाँ पर इन शार्प एजेस की वजह से, इन शार्प एजेस का एरिया कम है जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। यानी इस कोम्ब के ये जो आसपास का ये जो रीजन है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एक बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। जिससे होगा क्या, यहाँ पर जो एयर है, एयर में पॉजिटिव नेगेटिव है आपको पता है,
पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से है। तो एयर के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो इस नेगेटिव वाले से रिपेल होंगे, दूर की तरफ जाएंगे, और जो ये पॉजिटिव वाले आप देखें ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी ये जो पॉजिटिव एयर के अंदर था, नेगेटिव था, वो अलग अलग हो गए क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको याद हो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो एयर ब्रेकडाउन हो जाता है, प्लस माइनस अलग अलग हो जाते हैं। प्लस वाले सारे इस शार्प पॉइंट को जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का चार्ज था, और माइनस वाले सारे इससे अवे चले जाएंगे। तो इस तरह से इन शार्प पॉइंटर्स की वजह से ये खुद तो क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन अपने से दूर किनको भेज रहा है, नेगेटिव चार्जेस को भेज रहा है। तो हमें ओवरऑल ऐसे लगेगा कि इसमें से नेगेटिव चार्ज सारा का सारा बाहर निकल रहा है, लीकेज हो रहा है चार्ज का। इसी को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। इसका यूज वेंडेग्राफ जनरेटर के कंसेप्ट के अंदर भी यूज हो जाता है। ठीक है, वेंडेग्राफ जनरेटर दो प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें से एक कोरोना डिस्चार्ज भी होता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं कंडक्टर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कंडक्टर्स जो होते हैं बेटा वो इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम, पहले हमने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहां मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होते हैं, इसका मतलब कि कंडक्टर के अंदर, ध्यान देना, कंडक्टर के अंदर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, अंदर हर जगह पर पोटेंशियल आपको क्या मिलता है, सेम मिलता है, पोटेंशियल सेम मिलता है। इसलिए कहा कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। कहां से, आपको याद होगा ई जो होता है वो होता है डीवी बाई डी आर, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ई होता है। और कंडक्टर के अंदर ई की वैल्यू 0 होगी, आपको बता चुका हूं। अगर ई 0 है इसका मतलब डीवी बाई डी आर 0 है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस 0 है, यानी v चेंज नहीं हो रहा, इट मीन v क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे रिलेटेड, आपसे सिंपली पूछ ले कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपल आंसर है 0। कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, अंदर पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, शार्प पॉइंट होने से क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। प्रेशर ऑन चार्ज बबल, इट मीन अगर आपके पास कोई बबल है, कोई ड्रॉप है, आप उसको जब चार्ज दोगे उससे होगा क्या, वो हमें डिस्कस करना है। तो मैंने क्या किया, एक इस तरह से बबल कंसीडर किया, इस तरह से आपके पास एक बबल है और इस पे एक यूनिफॉर्म चार्ज, आपने इस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेट अस सपोज प्लस का चार्ज दिया। अब खुद सोचें, जब आप इसको चार्ज दे रहे हैं, इस बबल को कुछ चार्ज दे रहे हैं प्लस का, जब और चार्ज दोगे तो पहले वाला चार्ज वो रिपेल करेगा, यानी इस पे चार्ज देना भी आसान नहीं है। तो क्या होता है बबल्स के केस में, जरा ध्यान देना, बबल्स के केस में जब आप उसको चार्ज देते हो तो इसके सरफेस के ऊपर, ध्यान देना, ये जो सरफेस है इसके सरफेस पे एक बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करता है, बाहर की तरफ एक प्रेशर एक्ट करता है। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। जब उसको चार्ज दे रहे होगे तो बाहर सरफेस की तरफ, ऐसे जैसे ये बबल है वो फैलने की कोशिश करता है, बाहर की तरफ एक प्रेशर एक्ट करता है, और उस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज बबल, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ठीक है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस के ऊपर प्रेशर होगा। तो ये फॉर्मूला होता है प्रेशर का। आप इसे से फोर्स भी निकाल सकते हैं, जिसका आपको क्या करना है, एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको पता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया फोर्स ही तो होता है, तो ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या, वो ध्यान देना कि अगर आप किसी बबल पर चार्ज देते हो उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए जैसे जैसे चार्ज देंगे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा बाहर की तरफ, जिसकी वजह से जो बबल है उसका जो साइज है बेटा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, जब आप उस पे चार्ज की वैल्यू को करते हो इंक्रीज, जैसे जैसे बबल को चार्ज दोगे उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा, और शायद एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये जो बबल है ये ब्रस्ट कर जाता है, ये फट जाता है। चार्ज शेयरिंग का कंसेप्ट, कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट, अगर आपके पास इस तरह से कोई दो कंडक्टर्स हैं, दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज है, लेट अस सपोज इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, कुछ इस तरह से। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा, मुझे बताओ। तो आपका आंसर होगा कि सर दोनों को कनेक्ट करने से जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरे में जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कहां से कहां जाएगा, तो आपने ये ध्यान देना है कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल सरफेस, लो पोटेंशियल बॉडी। ठीक है, तो चार्ज वहां से वहां जाएगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, वहां से चार्ज दूसरे में जाएगा। लेट अस सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2, तो क्या होगा, चार्ज यहां से इधर जाएगा,
इधर चार्ज का क्या होगा, मोशन होगा। और चार्ज जाएगा कब तक, क्या दोनों के चार्ज बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक क्या ना हो जाए, पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। चार्ज विल फ्लो until both have इक्वल पोटेंशियल, जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब कैसे देखें, इस पे कुछ चार्ज है, लेट अस सपोज 500 कूलम चार्ज है, इस पे 200 कूलम चार्ज है। पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी तो चार्ज ज्यादा रख रखा है, पोटेंशियल कम है तभी तो चार्ज कम है। जैसे ही दोनों को ज्वाइन किया, इधर से चार्ज उधर जाएगा। अब सोचो, इसमें से चार्ज कम हो रहा है, पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा, इस पे चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। एक का पोटेंशियल डिक्रीज, एक का इंक्रीज, है ना, तो एक लेवल पे आके रुक जाएंगे। और उस पोटेंशियल को, वो लेवल वाला पोटेंशियल जब दोनों का बराबर हो जाता है बेटा, उसको कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ध्यान दें क्या, C1V1 प्लस C2V2। अब देखिए C1V1 क्या है, पहले का चार्ज, प्लस C2V2 मतलब दूसरे का चार्ज, यानी ऊपर क्या लिखा है, ये टोटल चार्ज लिख दिया मैंने, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी, C1 प्लस C2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल, कि जब आप दो अलग अलग चार्ज के अलग अलग पोटेंशियल के ऑब्जेक्ट को जोड़ते हो तो इतना पोटेंशियल हो जाता है और चार्ज हायर से लोअर में जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को, दो कंडक्टर्स को आप ज्वाइन करते हो तो टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कि अगर लेट अस सपोज इस पे 500 कूलम चार्ज है, इस पे 200 कूलम चार्ज है, टोटल 700 है, ज्वाइन करने पर इसका निकल के कुछ इधर चला जाएगा, लेकिन अभी भी टोटल क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो एनर्जी है उसका लॉस होता है, एनर्जी क्या होती है बेटा, लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस सिचुएशन में एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, आपको याद होगा फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ CV² और कई फॉर्मूले थे। पोटेंशियल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग में फर्क होता है, इट मीन देयर इज लॉस इन एनर्जी, एनर्जी कंजर्व नहीं होती इस सिचुएशन में। एक आपके एनडीए के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे वो कंसेप्ट इस चैप्टर के जो बचे हुए थे। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो के अंदर, देखते हैं उसको सोल्व करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो है वो है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, उस पर फोर्स लग रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था, याद कीजिए, आई थिंक सो आपको पता है। अब देखिए फोर्स और चार्ज का कंसेप्ट है, तो देखिए पहला ऑप्शन बोला मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चार्ज का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, तो मैग्नेटिज्म वाला होगा नहीं। दूसरा ग्रेविटेशनल, ये भी नहीं होगा। तीसरे पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ठीक कहा, तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक चार्ज जिस डिवाइस में स्टोर किया जाता है, ऐसा इस डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है, उसका क्या नाम है, आपको पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको मैंने बताया था। देखिए इंडक्टर का काम होता है, नहीं, इंडक्टर एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इसके अपने अलग फंक्शनिंग है, एसी करंट जाता है तब इसका अलग फंक्शन होता है, डीसी जाता है तब अलग होता है। देन सेकंड है कैपेसिटर, कैपेसिटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए बिल्कुल हाँ, कैपेसिटर का ही यूज करते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कैपेसिटर का सिंबल भी आपको मैं बता दूं, कुछ इस तरह से था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम यूज करते हैं। देन है नेक्स्ट रजिस्टर, रजिस्टर कुछ इस तरह से सिंबल होता है, करंट को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। देन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का काम वोल्टेज को कम ज्यादा करना होता है, एंड ट्रांसफॉर्मर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, यानी आप इस तरह से कोयल बना के उनमें दो लाइनें बना देते हैं। ये चारों का सिंबल भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको कहा कि नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर नहीं है, whose polarization is caused by इलेक्ट्रिक फील्ड, आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, वो पोलराइज हो जाते हैं, नॉन पोलर से पोलर बन जाते हैं। तो ऐसे मेटेरियल्स को क्या कहा जाता था, आपको याद होगा। सेमीकंडक्टर तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की कैटेगरी है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में सीखेंगे। सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। डायलैक्ट्रिक, बिल्कुल हाँ, जानी पहचानी। अब आप सोच सकते हैं कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया तो उसमें डायलैक्ट्रिक के बारे में बहुत बार बताया था आपको। तो डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते थे, याद कीजिए, ऐसे मटेरियल जिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो और वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यही तो बताया था, इसने यही तो कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इसके अंदर पोलराइजेशन होता है, यानी
पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन होता है जब आप उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा, एक सपोज कर लीजिए एक आपके पास रोड है, लेट अस सपोज यही रोड है, और कहा कि उस पे नेगेटिव चार्ज आ रखा है। ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज आ रहा है कैसे, बाय रबिंग इट विद वुल। यानी अगर मैं बोलता हूँ कि एक रोड है और ये मेरे पास क्या है, एक वुलन का पीस है, ठीक है, रोड और ये वुलन का पीस, जब रब करते हैं और आपको क्वेश्चन में कहा कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस केस में स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। अब इस रोड पे नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों को रब करते हैं, तो आपको पता है रबिंग से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन इस वुल से बाहर निकलेंगे तभी जो है इलेक्ट्रॉन रोड पे जाएंगे, रोड पे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, और वुल से निकले तो इस पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम वुल टू द रोड। ठीक है, अब ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कहा गया द पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर फ्रॉम रोड टू वुल। देखिए कभी भी ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, यानी हमेशा नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यानी ये पॉजिटिव वाले ऑप्शन दोनों ही गलत हैं, तो हम इन दोनों को तो भूल जाते हैं, नेगेटिव जाता है। अब किस केस में जाएगा, देखिए वुल से रोड पे जा रहा है, कोई ऑप्शन है जैसा, देखिए नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम रोड टू वुल, ये भी गलत है, क्योंकि रोड से अगर जाता तो रोड पे पॉजिटिव आता है, लेकिन क्वेश्चन में तो रोड पे नेगेटिव का है। तो नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू रोड, बिल्कुल हाँ, डी ऑप्शन में आपकी बात सही लग रही है कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वुल से निकले रोड पे आए हैं, वुल से निकले हैं रोड पे आए हैं, रोड पे आने पर तभी उस पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में कहा कि व्हेन लॉन्ग ड्राई हेयर इज ब्रश्ड द स्ट्रैंड्स ऑफन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वाइल ब्रशिंग। क्या होता है कि जब लंबे बालों को ब्रश करते हैं तो उसके बाद जो बाल हैं वो एक दूसरे से अवे जाते हैं, यानी वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए अब मैंने क्या किया, इस तरह से ये मान लीजिए कुछ बाल बना दिए, ऐसे कुछ बाल बना दिए, ठीक है, और जब इसको क्या करते हैं कोम के साथ, मतलब बालों के अंदर जब कंघा लगाया जाता है तो आपको पता है क्या होता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है, रबिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से कहाँ, हेयर से कोम में जाते हैं, यानी कोम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हेयर पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें, अब जब हेयर्स पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस हेयर पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इनकी रिपल्शन की वजह से क्या 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 करेंगे बेटा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दूर दूर हो जाएंगे, मूव्स अवे हो जाएंगे। यानी इन पे जो चार्ज आया उसकी वजह से ये तो अवे हो रहे हैं। और चार्ज कौन सा, क्या ये मूव करेगा, नहीं ना, क्योंकि हमारे हेयर इंसुलेटर होते हैं, चार्ज तो मूव नहीं करेगा। यानी यहाँ पर स्टैटिक चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, उसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है। अब ऑप्शंस में ढूंढे, पहले का एयर इज बीइंग ब्लोन थ्रू द स्ट्रैंड्स, ये हमारे जो बाल है या इनके बीच में हवा, हवा का तो कोई रोल ही नहीं है, देखिए पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। स्टैटिक चार्ज आर बीइंग इंड्यूस्ड ऑन द हेयर, बालों पर स्टैटिक चार्ज इंड्यूस हो जाता है, मतलब रुका हुआ चार्ज, बिल्कुल हाँ, चार्ज ही तो इंड्यूस हुआ प्लस का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बाकी भी पढ़ लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का भी कोई लॉजिक नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज का लॉजिक था, इट मीन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको कहा गया कि व्हेन यू वॉक ऑन अ वुलन कारपेट, एक वुलन से बना कारपेट है, एक उस पे आप चल रहे हो, एंड ब्रिंग योर फिंगर नियर द मेटेलिक हैंडल, और आपकी जो उंगली है वो किसी मेटल के, जैसे ये मेटल का हैंडल है उसको जब टच करती है तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इसका कारण बताना है। अब सोचिए जब आप एक वुलन कारपेट पे चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो शायद फ्रिक्शन की वजह से आपकी बॉडी पे कोई स्टैटिक चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही आपने उस क्या किया, मेटेलिक पार्ट को टच किया, सोचो जो यहाँ पर स्टैटिक चार्ज था मेटल को टच करते वो तो मेटल में फ्लो कर जाएगा, जब चार्ज का फ्लो होता है करंट उसी को बोलते हैं, इस तरह से हमें शॉक लगता है। क्वेश्चन के आंसर देखिए, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू द हैंडल, हमारी बॉडी पे जो स्टैटिक चार्ज आ जाएगा वो हैंडल में ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यही कारण है, क्योंकि जब हम वुलन कारपेट पे चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हमारी बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जैसे ही मेटल को टच करते हैं वो चार्ज हमारी बॉडी से मेटल में फ्लो कर जाता है, और फ्लो ऑफ चार्ज से हमें करंट या फिर शॉक महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला ए होगा। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन तो जस्ट ये समझ सकते हो, टच करने पर हमारी जो यहाँ पर जो सेंसरी नर्व्स हैं उनको सेंस होता है, वो केमिकल वेमिकल बनाते हैं और आगे भेजते हैं, लेकिन उस पर शॉक का कोई कंसेप्ट नहीं। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज हायर देन, टेम्परेचर का भी कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें,
ह्यूमन बॉडी एंड द हैंडल अराइव एट थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों टच करने से टेम्परेचर बराबर हो जाता है, ये भी कंसेप्ट नहीं है। चार्ज का कंसेप्ट था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बेटा वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज हैं, उनको 5 सेंटीमीटर दूर रखा एयर के अंदर, हवा में। फिर क्या कहता है, इफ द सेकंड बॉडी इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द फर्स्ट बाय अनदर 5 सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर पे थे, अब 5 और रख दिया, मतलब डिस्टेंस को 5 से 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए हालांकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन नंबर्स का कोई रोल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है एफ जो होता है वो होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए एफ एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और एफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये पता लगा कि इसमें चार्ज के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, चार्ज वैसा का वैसा है, सिर्फ क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है आर जो है उसको 5 मीटर से 10 मीटर बोल रहा है, यानी डिस्टेंस आर को डबल कर रहा है, यानी आर को डबल करना। अब सोचो अगर यहाँ पर आर को डबल करते हो, एफ आपको पता है आर स्क्वायर के इनवर्सली है, तो जो नया एफ आएगा वो क्या आएगा बेटा, देखिए यहाँ पर आर की जगह 2r, क्योंकि डबल किया, इसका स्क्वायर करें तो मुझे बताओ कितना फैक्टर आएगा, 2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4 इंटू आर स्क्वायर, यानी 1/4 फैक्टर आया। नया फोर्स जो होगा पहले वाले से 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स तो कम होगा, कितना, वो भी 1/4 टाइम। अब ऑप्शन बता दें, देखें पहले में बोल रहे डबल नहीं होगा, डबल सिंपल सी बात है, डबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स ज्यादा तब होता है जब डिस्टेंस कम होता है। हाफ भी नहीं होगा, क्वाड्रुपल मतलब 4 गुना बढ़ जाना, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। रिड्यूस टू 1/4, 1/4 कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, अभी हमने सोल्व करके देखा यही तो आया, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको डाटा का कोई यूज नहीं करना, सिंपली डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। Next question, which one of the following statement is correct with regard to the material of electric insulator? Insulators कौन से थे, याद कीजिए, जिनमें करंट या चार्ज फ्लो नहीं करता, कारण उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए आपको कहा कि इनमें से इनके बारे में, इंसुलेटर के बारे में कौन सी बात सही है, दे कंटेन नो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब पहली स्टेटमेंट जो है ये गलत बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो इजिली थ्रू देम, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, बिल्कुल ठीक कहा ये। दे आर क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसा भी नहीं है क्रिस्टल हो। दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन्स, ये भी नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही सिर्फ बी वाली थी, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव नहीं करते, फ्लो नहीं करते, इसकी वजह से इंसुलेटर होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में कहा था कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडक्शन कैन बी डबल बाय। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता था C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अगर वो खाली है, दो प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, और अगर उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाता था K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब देखिए इस फॉर्मूले में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर उसके अंदर कोई मटेरियल है, ये होता है एरिया ऑफ द प्लेट, और D होता है प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आपको कहा कि कैपेसिटी को डबल करना है, इस चीज को आपको 2 गुना करना है, इसको इंक्रीज करना है, तो देखो ये डिपेंड किन पे करता है, के पे, ए पे और डी पे। अब चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। डबलिंग द एरिया ऑफ द प्लेट, अगर मैं एरिया को डबल कर दूं तो क्या कैपेसिटी डबल होगी, बिल्कुल हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख लीजिए सी और ए, एरिया डबल करोगे कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। डबलिंग द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, अगर आप इस डिस्टेंस को डी से 2d कर दो तो कैपेसिटी तो हाफ कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे 2 फैक्टर आया, यानी ये ऑप्शन गलत है। रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स टू द हाफ, इस डिस्टेंस को आधा कर दो, d/2 कर दो, अगर d/2 करते हो तो ये 2 फैक्टर ऊपर चला गया, यानी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक कहा। इनवर्सली है, डिस्टेंस को आधा करोगे कैपेसिटी 2 गुना हो जाएगी, यानी ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है, तीसरी वाली। फिर कहा डबलिंग, डबल करना है, एरिया को भी कर दो और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को भी कर दो, नहीं एरिया को डबल कर दोगे 2 फैक्टर यहाँ पर आया, डिस्टेंस को डबल कर दोगे 2 फैक्टर यहाँ आया, उसे तो 2 कैंसिल, कैपेसिटी तो सेम रहनी है। यानी आपका सिर्फ जो पहला ऑप्शन था, पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट यही सही थी। अब कौन सा ऑप्शन है मुझे बता दो, देख लें, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कहा पहली और तीसरी सही है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यानी फॉर्मूला पता होगा तभी इसको कर पाओगे, आपके एनडीए में आया हुआ 2010 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज्ड एंड देन ब्रॉट इन कांटेक्ट, दो स्फीयर हैं, अलग अलग चार्ज किया, पहले Q1 Q2 मान लीजिए चार्ज है, अब दोनों को कनेक्ट कर दिया। देखिए लास्ट अभी टॉपिक में आपको बता के गया था, उसी से क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी ऑफ द टू स्फीयर इज कंजर्व्ड, नहीं एनर्जी कंजर्व नहीं होती, हमेशा एनर्जी लॉस हो जाती है कुछ ना कुछ हीट की फॉर्म में, जब भी दोनों को कनेक्ट करते हो। टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर इज कंजर्व, बिल्कुल ठीक है, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, जितना कनेक्ट होने से पहले दोनों का टोटल चार्ज है उतना ही बाद में होता है।
बोथ द टोटल एनर्जी एंड चार्ज इज कंजर्व, ये भी गलत है क्योंकि एनर्जी का बताया वो कंजर्व नहीं होती। द फाइनल पोटेंशियल इज ऑलवेज द मीन ऑफ द ओरिजिनल पोटेंशियल ऑफ द टू स्फीयर। कहते हैं कि जो फाइनल पोटेंशियल है V, वो दोनों का मीन होता है, मतलब V1 V2/2 होता है। ये तो फॉर्मूला नहीं होता, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो कुछ अलग था। क्या था वो आपको याद हो? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो ये होता है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, मीन निकालने से नहीं आता। तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इनमें सही सिर्फ कौन सी आपकी स्टेटमेंट नंबर बी, इन इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने वही सारे कंसेप्ट आपको बताए हैं प्रीवियस, इसको अच्छे से चेक करके, इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना, इन वीडियोस को देखकर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। फॉर्मूलाज डायरेक्ट आप उनको याद करें, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, देखिए एक चार्ज है, इसकी वजह से ये कोई पॉइंट है। यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर ये डिस्टेंस आर है तो याद कीजिए पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/R। कल की ही वीडियो में स्टार्टिंग में कंपैरिजन करवाया था, यही तो फॉर्मूला था। अच्छा, अगर इसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछते तो वो होता KQ/R²। दोनों में सिंपल सा ही तो फर्क होता है। अब इस क्वेश्चन में बोला कि चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस को भी कर दे डबल, तो नया पोटेंशियल क्या होगा? देखिए इस फॉर्मूले का यूज करना है क्योंकि पोटेंशियल का बोला, चार्ज को भी डबल करना है, डिस्टेंस को भी डबल करना है। देखिए नया पोटेंशियल क्या होगा? V डैश K, चार्ज की जगह 2Q लिख दिया और डिस्टेंस की जगह 2R लिख दिया। अब Q से Q कैंसिल, तो क्या बचा? वही बचा KQ/R। पहले भी KQ/R था, अभी वही है, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों फैक्टर में चेंज कर रहे हो तो टोटल चेंज 0 होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा, ये रहा C। पहले पोटेंशियल अगर V हुआ करता था, अब भी कितना रहेगा? V, यानी आपका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ये भी कैसे पता लगता? अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता होता। अगर आप देखें कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैट सोचोगे कि सर सबसे कम क्वेश्चन आते हैं छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इन पे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करवाया। तो इस तरह से फॉर्मूला याद होंगे तो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ परफेक्टली कंडक्टिंग होलो ऑब्जेक्ट। कोई होलो ऑब्जेक्ट है, वो भी कंडक्टिंग है, तो आपको पता है चार्ज तो सारा सरफेस पे होगा, अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर फील्ड भी नहीं होगा, अंदर फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 4 पाई होगा, इनफाइनाइट होगा, 0 होगा। 0 होगा भैया, हमें पता है, हमने सीखा है पीछे वाली वीडियोस के अंदर। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कहा गया, लाइटिंग कंडक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग स्ट्राइक्स। लाइटिंग कंडक्टर बिल्डिंग को लाइटिंग स्ट्राइक से बताते हैं। अब ये होता किस तरह से, ये देखिए। सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो बिजली ना गिरे, लाइटिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? एक स्पेशल इसके अंदर सिस्टम यूज करते हैं। इसकी छत के ऊपर यहाँ पर इस तरह से शार्प मेटल लगा दी जाती है, जैसे कोम लाइक। उसको ऐसे मेटल वायर, कॉपर वायर से अटैच करके कॉपर वायर को ऐसे धरती के अंदर, अर्थ के अंदर दबा दिया जाता है, अर्थिंग कर दी जाती है। अब इससे होता क्या है, कोई भी क्लाउड है, अगर इसके पास कोई चार्ज क्लाउड आता है, वो प्लस का चार्ज है अगर मान लीजिए उस क्लाउड के ऊपर, तो क्या होगा? इस कोम पे ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, दूसरी तरफ प्लस का जो होगा वो तो अर्थ में फ्लो करके चला जाएगा, यानी कोम पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। अब शार्प एक्शन वाला कंसेप्ट याद कीजिए, थोड़ी देर पहले सिखाया कि अगर इस तरह से पॉइंटेड एज होंगे, और यहाँ पर अभी देखिए नेगेटिव चार्ज आया, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि क्लाउड में अगर पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर एक क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, तो इसमें नेगेटिव ही तो इंड्यूस होगा। और यहाँ पर एरिया कम होने की वजह से फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से मैंने बताया था बीच की एयर का लॉजिक, तो क्या होगा? एयर का जो पॉजिटिव वाला है वो इसकी तरफ आएगा, नेगेटिव वाला क्लाउड की तरफ जाएगा। पॉजिटिव वाला इसकी तरफ, नेगेटिव वाला क्लाउड की तरफ। पॉजिटिव वाला इसको न्यूट्रल कर देगा, नेगेटिव वाला क्लाउड को न्यूट्रल कर देगा। इस तरह से क्लाउड न्यूट्रल हो जाएंगे और लाइटनिंग का जो खतरा है वो क्या रह जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस तरह से सेफ हो जाएगी ये बिल्डिंग, किससे? लाइटनिंग से। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या कहा। लाइटिंग कंडक्टर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स टॉप सो दैट लाइटिंग स्ट्राइक इट प्रिफरेंटली। यानी जो लाइटिंग कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप पे इस तरह से सेट कर देते हैं कि जिससे जो लाइटिंग के स्ट्राइक्स है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं काफी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा आपको कहा गया कि लाइटिंग कंडक्टर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्राइक बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ द बिल्डिंग। क्या ये कंडक्टर सारा चार्ज बिल्डिंग के सरफेस पे फैला देता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो चार्ज जब वो अर्थ में चला जाता है जो एक्स्ट्रा, लाइटिंग कंडक्टर टेक ऑल द चार्ज और करंट टू द डीप डाउन द अर्थ। बिल्कुल हाँ, देखिए अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ले जाता है, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। लाइटिंग कंडक्टर मस्ट बी इंस्टॉल एट अ प्लेस टॉलर देन द बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग से ऊपर जगह पे होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन में पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कहा। तो अब देखिए पहली, तीसरी, चौथी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। देखें, अ बॉडी कैन नेगेटिवली चार्ज बाय, एक बॉडी पे, एक बॉडी है ऐसे, ये एक ही है, इस पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी से निकलकर इसके अंदर जाएंगे तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और दूसरी बॉडी पे आ जाएगा पॉजिटिव। यानी ये क्या करे, अगर वो क्या करती है, गेन करती है बेटा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए ऑप्शन में देखिए गेनिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल हाँ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करके कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो सकती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इफ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, एक ग्लास की रोड को, एक ग्लास की रोड है बेटा आपके पास, इसको सिल्क के क्लॉथ के साथ, ये कोई सिल्क कपड़ा है उसके साथ रब किया और कहा इट एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, इस पे प्लस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्यों आता है इसका प्लस पे चार्ज? अब देखें, प्लस का चार्ज हमेशा उस पे आएगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकलकर सिल्क के अंदर चलेंगे, यानी इस ग्लास ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। ठीक है, प्रोटॉन तो बाहर निकलते नहीं या किसी के अंदर आते नहीं, तो हमेशा ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों तो गलत हो ही जाएंगे क्योंकि उसमें प्रोटॉन का कहा गया। अब ऑप्शन सी में क्या है, इलेक्ट्रॉन आर एडिड टू इट, अगर ग्लास में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, नहीं ऐड नहीं करना, इसी से तो निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव करना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसको हमने एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास रख दिया, नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। कोई बॉडी है इस तरह से, इस पे कुछ चार्ज है ऑलरेडी, मान लीजिए प्लस का ही चार्ज है, उसके पास एक इस तरह से सिलेंडर रख लिया आपने। ठीक है, एक इस तरह से सिलेंडर रख लिया, कंडक्टर है, तो चार्ज इंड्यूस होगा, बिल्कुल हाँ, इस प्लस की वजह से इधर सारा माइनस का इकट्ठा हो जाएगा और इधर सारा प्लस का इकट्ठा हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा इस सिलेंडर का टोटल चार्ज, देखें पास में अगर कोई दूसरा चार्ज है, इंडक्शन होगा, बिल्कुल हाँ, इधर सारा माइनस का इकट्ठा हो जाएगा, इधर सारा प्लस का, लेकिन इस पूरे सिलेंडर में जितना प्लस का उतना माइनस का रहेगा, इसमें से कोई बाहर थोड़ी निकल रहा है, वो तो जस्ट सेपरेट हो गए। एक घर के अंदर मान लीजिए जितने भी मेंबर है, एक इस कमरे में चलेगी, कुछ मेंबर कुछ इस कमरे में चलेगी, घर में तो अभी भी उतने ही मेंबर है, अभी भी टोटल चार्ज कितना रहेगा इसका, वो जितना प्लस का होगा उतना माइनस का, यानी टोटल जो चार्ज है बेटा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि अगर आप इंडक्शन के थ्रू इसमें चार्ज ले आते हो, बिल्कुल हाँ, जब तक आप इसको किसी अर्थिंग से नहीं जोड़ देते या किसी दूसरे से नहीं जोड़ते तब तक इसमें टोटल चार्ज क्या रहेगा, 0। हाँ, अगर आपको बोलता कि अर्थिंग कर रखी है तो क्या होता है, ये प्लस का सारा अर्थ में चला जाता, तब इस पे नेगेटिव बच जाता, तब उस पे हम बोलते कि हाँ नेगेटिव चार्ज ओनली है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा कि अ कोम रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर, जब कंघे को बालों में से इस तरह से घुमाया जाता है, उसके बाद वो जो कंघा है, कोम है, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है? आपको लॉजिक याद होगा, अगर आपके पास इस तरह से एक कोम है, अब जब बालों में उसको रब रब करते हैं तो आपको पता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है कोम पे, और जब आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसके पास लेके आते हैं तो कागज के टुकड़ों के अंदर प्लस का चार्ज भी है, माइनस का भी है, प्लस वाला सारा इस तरफ आ जाएगा, माइनस वाला इस तरफ, यानी उसके अंदर जो एटम्स हैं वो पोलराइज्ड हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, पोल्स बन जाएंगे, पॉजिटिव वाले को ऊपर वाला नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से कागज के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आप ऑप्शंस को देख सकते हैं, पहले में कहा कोम गुड कंडक्टर है, नहीं, इंसुलेटर है कोम भी, पेपर भी इंसुलेटर है। द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड, बिल्कुल हाँ, पेपर के अंदर के एटम पोलराइज्ड हो जाएगा, मतलब उसमें प्लस और माइनस के सेपरेट हो जाएंगे, पोलर्स बन जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, इस तरह से प्लस माइनस सेपरेट होने से उनपे प्लस पे ऊपर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, माइनस पे नीचे की तरफ, प्लस वाला नजदीक है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, तो कागज के टुकड़े ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको कहा गया कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, Q इज इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला याद हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे आपसे तो Q बाई ई होगा, चार्ज आपसे पूछा 1 कूलम्ब है और ई की वैल्यू आपको पता है बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस का 19, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर होगा जो 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा कि व्हेन 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, किसी मेटल प्लेट में से, जैसे कोई मेटल का प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, कितने, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, उस पर कैसा चार्ज आएगा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव का, यानी अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपका आंसर हो सकता है, ए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी आपका आंसर होगा पॉजिटिव। अब पूछा कितना चार्ज, तो फॉर्मूला वही Q इज इक्वल टू एन ई, आपको n गिवन है 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ माइनस का 19, अब इससे ये कैंसिल हुआ, कितना बचा बेटा 1.6, प्लस का होगा, देख लीजिए प्लस का 1.6 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड देखिए क्वेश्चन था, Q इज इक्वल टू एन ई।
अगले क्वेश्चन में कहा कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे कम से कम कितना चार्ज होता है, वन पॉइंट ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट में बताया था, जिसको ई लिखते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम। तो यही चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज। हालांकि मैंने बताया था क्वार्क्स का कंसेप्ट, लेकिन वो कब है, वो अनस्टेबल के केस में, स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पास होती है या प्रोटॉन के पास, इसलिए सबसे चार्ज की वैल्यू छोटी यही होती है। तो ऑप्शन में देखें, अगर आप ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ माइनस की 19 है, ध्यान देना, ये भी माइनस का 19 है, प्लस वाला नहीं करना। ऑप्शन सी पे जल्दबाजी में मत जाना, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। कई बार जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन को भी टिक कर देते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी दिख रही है लगभग आपको, बस माइनस का ही छोटा मोटा हेर फेर है, तो इसको भी आपने ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके मास का क्या होगा। देखिए नेगेटिव चार्ज आता कब है आपको पता है, अगर कोई बॉडी क्या करती है बेटा, क्या करती है, गेन करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन का, कुछ चीज उसके पास आ रही है, तो ऑटोमेटिक उसका जो मास है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पी इज मास इंक्रीज होगा किससे, अगर आप उस पर नेगेटिव चार्ज लाते हो। चार्जिंग का कारण क्या है, व्हाट इज द कोज ऑफ चार्जिंग बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज आता क्यों, क्या न्यूट्रॉन का ट्रांसफर होता है, न्यूट्रॉन नहीं निकलते बाहर, प्रोटॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन भी नहीं निकल सकते, क्यों, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बाइंडेड विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको बांध के रखता है, इसलिए ये तो बाहर नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, बिल्कुल हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। The law that governs the force between electric charge was discovered by, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, ये लो किसने दिया था, आपको पता है कुलम्स लो है, तो जाहिर सी बात है कुलम ने दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एम्पियर ने इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट दिया था, आपको याद हो, उसके अलावा एम्पियर ने और भी ला दिए थे, एम्पियर सर्कुलर लॉ दिया था, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट दिया था, मोटर जनरेटर के बारे में बताया बहुत कुछ, ओम्स ने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट दिया था, ओम्स लॉ दिया था पोटेंशियल और करंट के रिलेशन को। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको के से लिखते हैं, इसका यूनिट नहीं होता, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती थी, इक्वल टू भी 1 होती है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए। ठीक है, अब आपको बोला कि कांस्टेंट मेटल के लिए बताओ कितना, तो मैंने आपको याद करो करवाया था कि कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, कितनी होती है, इन्फिनिटी। इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फिनिटी वैल्यू होती है किसके लिए, मेटल्स के केस में, कंडक्टर के केस में। एक चार्ज क्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगे। ये भी आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि दो चार्जेस को जब सेपरेट करें, अगर उनके बीच में हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए, यानी इस अगर क्यू के मुझे पार्ट करने हैं तो एक पार्ट Q/2 हो और दूसरा पार्ट भी अगर Q/2 होता है, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। डायरेक्ट याद रखें, ठीक है, कि चार्ज को जब इक्वल डिवाइड करोगे तभी उनके बीच में फोर्स लगेगा मैक्सिमम। आपका जो डी है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी करंट को कैरी करने वाले कंडक्टर का नेट चार्ज कितना। देखिए नेट चार्ज क्या होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, जीरो ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, रहते तो उस कंडक्टर के अंदर है, तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है बेटा, जीरो रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, जब आप एक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, याद कीजिए, यूनिफॉर्म फील्ड में रखने से टोटल फोर्स जीरो रहता है हमेशा, लेकिन टॉर्क लगता है, बिल्कुल ठीक है। अब कहा कि ओनली टॉर्क एक्ट्स, बिल्कुल ठीक है, टॉर्क लगती है, फोर्स नहीं लगता, बोथ फोर्स एंड टॉर्क ये भी नहीं होगा, नेदर फोर्स ना टॉर्क ये भी नहीं होगा। टॉर्क लगेगा लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, वो रोटेट करता है, उसके अंदर रोटेशन के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो फोर्स जीरो होता है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन में अगर नॉन यूनिफॉर्म बोलता तो फोर्स भी नॉन जीरो होता, टॉर्क भी क्या होता आपके पास, नॉन जीरो होता। तो आज की वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपका जो प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।